सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बीएच कर्व की, थोड़े से 2-3 तरीके का मेटल मार्केट से उठा के लाए हैं हम लोग रद्दी की दुकान से, कबाड़ी की दुकान से, और वहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल की बीएच कर्व कैसे होते हैं और उसका हिस्टैरिसीस मोटर के लिए कौन सा सबसे सटीक बीएच कर्व है, इसको जरा सीखते हैं। बड़ी अच्छी एनालिसिस है, ध्यान से समझना। पहला वाला स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ना। स्ट्रेट लाइन आप सब लोग जानते हो एक आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर का नेचर होता है, या कह सकते हो कर्व होता है। यानी कि अगर बीएच कर्व तुम्हारा एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब जब तुमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई तो सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोज अलाइन हो गए, और जैसे ही तुमने फील्ड हटाई तो सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोज डिसअलाइन हो गए, या कह सकते हो रीअलाइन हो गए इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर तुम्हें एकदम लीनियर कर्व मिल रहा है थ्रू आउट द सिस्टम, तो उसको हम कहेंगे आइडियल फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल, ठीक है, यानी कि जिसमें रेसिडुअल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, लैग नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर खास बात होती है कि वो भी उनके अंदर कुछ बीएच कर्व तो होता है, पर वो बहुत ही स्मॉल बीएच कर्व होता है। वहीं पे अगर दूसरी यानी कि लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तीसरे, ये होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना। यहाँ पे देख सकते हो जो हार्ड है इनके अंदर काफी ज्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, लगभग लगभग स्क्वायर शेप की ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पीएच हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें तो पहले वाले केस में हिस्टैरिसीस लॉस लगभग 0 है। नेक्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस स्मॉल है। एंड देन फाइनली हार्ड फेरोमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट का हमें हिस्टैरिसीस लॉस देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो एरिया है, जो लूप का एरिया है, वो सबसे ज्यादा होता है हार्ड मैग्नेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी के जो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल मार्केट में उपलब्ध होते हैं, कबाड़ी की दुकान से खरीद लेना, उनमें ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये बिल्कुल बेस्ट है हमारे हिस्टैरिसीस मोटर के लिए, क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर मेनली इसके अंदर जो टॉर्क बनता है वो हिस्टैरिसीस एंगल यानी कि एंगल ऑफ लैग पे डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ लैग जो होता है वो हिस्टैरिसीस पे डिपेंड करता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस उतना ज़्यादा एंगल लैग और उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टॉर्क बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन तीनों में विनर कौन है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर द विनर, मेन विनर। समझ में आ रही बात ये। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं ट्रांसफार्मर बनाऊंगा ना, तो अगर हम कभी भी ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो हम लोग पहला वाला कैटेगरी चुनेंगे आइडियल फेरोमैग्नेटिक। लेकिन जब हम हिस्टैरिसीस मोटर बनाते हैं तो हम लोग आइडियल नहीं लेते, सॉफ्ट भी नहीं लेते, बल्कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक को रिफर करते हैं, क्योंकि वहां पे हिस्टैरिसीस लॉसेस मैक्सिमम होते हैं। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिस्टैरिसीस लूप फॉर रोटर मटेरियल। तो अभी हमने देखा पीछे विनर कौन था, विनर था हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसकी मेन विनर होने का कारण क्या था, मेन कारण था इस ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अल्टीमेटली लैग के लिए जिम्मेदार है, इसी की वजह से लैग आता है। यानी कि जब हमने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ सीखी थी कि इंटेंसिटी को जो हम चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डेंसिटी भी चेंज होती है, पर उतनी तेजी से चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब हम इसको डी एनर्जाइज करते हैं एच इक्वल टू 0, तो वहाँ पे डेंसिटी पॉजिटिव रह जाती है, फिर जब एच को नेगेटिव ले जाते हैं तब डेंसिटी 0 आती है। याद है लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो यहाँ पे ये जो लैग है ये बिकॉज ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ही आता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लूप होगा, जितना बड़ा हिस्टैरिसीस लूप होगा, और आइडियली मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगुलर हो, यानी कि बेस्ट हिस्टैरिसीस मोटर अगर दुनिया में खरीदने जाओगे तो उतना ही ज़्यादा रेक्टेंगुलर कर्व तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लूप होगा उतना ज़्यादा लैगिंग होगा, उतना ज़्यादा हिस्टैरिसीस एंगल होगा, एंड देन फाइनली उतनी अच्छी हिस्टैरिसीस मोटर हमें मार्केट में मिलेगी। तो अगर तुमसे कोई कहता है कि भाई रोटर का मटेरियल कैसा हो, तो रोटर का मटेरियल ऐसा हो, समझ में आ रहा है, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का हो। नाउ अब बात कर लेते हैं टॉर्क की, जो कि हम लोग टॉपिक है हमारा। टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क जो होता है उसके लिए हम अगर फॉर्मूला ड्राइव करें तो हिस्टैरिसीस पावर, यानी कि जो पावर लॉस होगा हिस्टैरिसीस में, वो कितना होता है, वो के एच इंटू एफ इंटू फ्लक्स डेंसिटी पावर 1.6, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, दिल खोल के हमने पढ़ाई करी थी पूरी जिंदगी हम लोगों ने। हिस्टैरिसीस एडी करंट लॉसेज, ये नाम आपने सुने होंगे। तो नाउ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पावर जो होती है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हिस्टैरिसीस पावर का फॉर्मूला होता है, दूसरी पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क इंटू ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिस्टैरिसीस, अगर हम टॉर्क की वैल्यू की बात करें, जो हम हर बार कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला की टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क निकालते हैं हिस्टैरिसीस टॉर्क, तो वो निकल के आता है हिस्टैरिसीस पावर लॉस डिवाइड बाई एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देख लो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा एस किसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओमेगा एस एंगुलर वेलोसिटी जो है या एंगुलर स्पीड जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, यानी कि एन एस जो याद होगा आपको। तो ओमेगा एस इक्वल टू 2 पाई NS/60, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। यहाँ पे के एच को देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। नाउ के एच, अब के एच भी कांस्टेंट है, फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट है, बी की पावर 1.6 ये भी एक कांस्टेंट है, एंड ओमेगा एस ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड एनएस वो 120 F/P होती है। और नाउ 120 F/P यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, सर बच्चे कहेंगे कि यार आपने सर पेन ही नहीं चलाया, थोड़ा सा पेन चला लेते हैं यार। कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आजकल मैं व्हाइट में बना रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है यार लुक, थोड़ा स्टैंडर्ड पीपीटी लगती है। ओके,
तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ओमेगा एस, इसके बारे में बता रहा था। ओमेगा एस क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि रोटर की वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जो रोटर के आसपास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो घूम रही थी, ठीक है। और इसकी स्पीड हम लोग जानते हैं एन एस होती है, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी होती है, एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 होती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये हमें याद रखनी है। देन दिस इज एंगुलर स्पीड हो गई। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो, अगर हमने एन एस की बात कर लें तो ओमेगा एस डिपेंड करेगा एन पे एंड एन डिपेंड करेगा एफ पे। तो अब देखो, अगर नंबर ऑफ पोल फिक्स हैं, अगर फ्रिक्वेंसी फिक्स है, तो सिंक्रोनस स्पीड जो होगी वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, क्योंकि एन एस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में ये ओमेगा एस भी एक फिक्स क्वांटिटी हो गई। तो ये सब के सब क्या हो गए, जितने भी पैरामीटर मैंने यहाँ शो करे हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कांस्टेंट हो गए। दीज ऑल आर कांस्टेंट पैरामीटर। अब जब ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं तो भाई हिस्टैरिसीस टॉर्क भी तो कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही बात ये? तो अगर कोई तुमसे कहता है कि सर आप कैसे कह रहे हो कि हिस्टैरिसीस टॉर्क इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो सिंपली हिस्टैरिसीस टॉर्क जो होता है वो पावर हिस्टैरिसीस डिवाइड बाई ओमेगा एस, और क्योंकि सारे पैरामीटर कांस्टेंट है इसलिए ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ हिस्टैरिसीस मोटर को इसीलिए हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क मशीन का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसका स्पीड टॉर्क कर्व अगर ड्रॉ कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्पीड टॉर्क कर्व आता है। नाउ अगर एक ऊपर टॉर्क है नीचे स्पीड है, तो ऐसे केस में दिस इज द कर्व ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यानी अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा निकल के आएगा हमारा। अगर हम स्टार्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर, यानी कि अगर ये मोटर कौन सी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद स्टार्टर, अगर हम स्टार्टर कर रहे हैं, और स्टार्टर तो कर ही रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा हमने यहाँ पे मेन वाइंडिंग लगाई थी और यहाँ पे हमने क्या करा है, दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो ये हो गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ना ये जो ग्रीन कलर का कर्व जो इंटरेस्टिंग सा देख रहे हो चौकोर सा, ये कर्व है तुम्हारा हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ देख सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन में टॉर्क, यानी कि जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट पे हमने स्टार्ट करा है, बिल्कुल वहीं से कर्व जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। देखो यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, यहाँ से ही कर्व स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेके पूरे टाइम तक ये कर्व जो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा, किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? सो यहाँ से हम कह सकते हैं एक कांस्टेंट स्पीड टॉर्क कर्व का कर्व कैसा होगा। ठीक है, नाउ अब ये हो गया, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना ये एक थ्योरेटिकल बात है, यानी कि आइडियल कर्व हो गया ये। ठीक है, नाउ लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कर्व की बात करें तो ये हिस्टैरिसीस मोटर का प्रैक्टिकल कर्व निकल के आता है। यानी कि प्रैक्टिकली जब हम जैसे जैसे हमारी मशीन जो होती है वो क्लोज टू एनएस पहुंचती है, देखो ये हो गया, दिस इज योर एनएस, दिस इज एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एन आर इक्वल टू एन एस हो गया। ठीक है, दिस इज एन आर इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे मोटर बिल्कुल रुकी हुई है, स्टैंड स्टिल। ठीक है, और ये हो गई एन आर इक्वल टू एन एस, यानी कि जब एन एस पे पहुंचते हैं, तो जब एन एस के क्लोज पहुंचने लगते हैं तो जो हिस्टैरिसीस का कांस्टेंट टॉर्क था वहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स। तो यानी कि ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, ये ड्यू टू हार्मोनिक इफेक्ट के कारण आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रोटर की इरेगुलरिटी, यानी कि रोटर हमने बनाया तो बड़ा स्मूथ था यार, क्योंकि ना परमानेंट हमने एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मेटल आउटसाइड लिया था, इनर नॉन मैग्नेटिक ले लिया था, तो बनाया बड़ा स्मूथ था, पर इतना स्मूथ बन नहीं पाता। तो रोटर की कुछ इरेगुलरिटीज की वजह से, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है हार्मोनिक इफेक्ट। तो ये जो हार्मोनिक इफेक्ट होते हैं ये एक बड़ा कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें ये इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं, और कर्व जो है हमारा वो सीधा सा ना जाके, रेक्टेंगुलर ना जाके थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि यार प्रैक्टिकल हिस्टैरिसीस मोटर का कर्व क्या एकदम स्ट्रेट होगा, तो कहोगे नहीं सर थोड़ा सा अलग होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ हार्मोनिक इफेक्ट। ठीक, नाउ यहाँ पे ये पॉइंट जो है जहां से कर्व स्टार्ट हुआ और वहीं होके रह गया, तो वो पॉइंट कहलाता है स्टार्टिंग टॉर्क। हम सब लोग जानते हैं स्टार्टिंग टॉर्क क्यों इसे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, एन आर इक्वल टू 0, यानी कि रोटर घूम ही नहीं रहा है। तो जिस समय मशीन को स्टार्ट करते हैं, जब एन आर इक्वल टू 0 होता है, वहां पे एट द स्टार्टिंग पॉइंट जो टॉर्क मिलता है इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना स्टार्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी के फाई एस फाई आर साइन डेल्टा। ना यहाँ से साइन डेल्टा पिक्चर में आता है। अभी तक हमने पीछे जो टॉर्क का फॉर्मूला बात करी थी वहाँ पे कहीं पे भी हिस्टैरिसीस एंगल की चर्चा ही नहीं हुई। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर आप हिस्टैरिसीस एंगल लास्ट लेक्चर में समझा रहे थे, पर इक्वेशन में तो हिस्टैरिसीस एंगल आया नहीं, तो वो हिस्टैरिसीस एंगल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे फाई एस क्या है, यहाँ पे दो फ्लक्स दे रखे हैं। ठीक है, मेन वाइंडिंग एंड आपकी जो एक तो हो गया स्टेटर का फ्लक्स, यानी कि जैसा आपको याद होगा हिस्टैरिसीस मोटर में मैंने बताया था, ये हो गया हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, और ये हो गया रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड। तो मान के चलते हैं रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो गया रोटर का फ्लक्स एन साउथ। ठीक है, तो ये जो साउथ का फ्लक्स बना इसकी वजह इसको हम कह देते हैं फाई आर, और ये जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कह देंगे फाई एस। तो इनके बीच में जो एंगल आया, तो दिस इज फाई एस, दिस इज फाई आर। तो फाई एस क्या हो गया, बिकॉज ऑफ रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड, फाई आर क्या हो गया, बिकॉज ऑफ रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनके बीच में जो हिस्टैरिसीस एंगल डेल्टा निकल के आता है। समझ में आ रही बात है? तो रोटर फ्लक्स,
अब देखो क्या होता है, जो रोटर का जो फ्लक्स है फाई आर, वो क्योंकि लैग करेगा स्टेटर के फ्लक्स से बिकॉज ऑफ हिस्टैरिसीस एंगल डेल्टा, तो इसी की वजह से टॉर्क रिलायबल होता है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा भाई, तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा जब डेल्टा यानी कि हिस्टैरिसीस एंगल यानी कि 90 डिग्री का लैग होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का अगर लैग होगा तो मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि भाई हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर मैक्सिमम, इसीलिए देखो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है, हम लोग हमेशा एक हाई हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस हाई हिस्टैरिसीस लूप वाला मेटेरियल क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस का लूप होगा उतना ज़्यादा लैगिंग होगा और उतना ही ज़्यादा डेल्टा होगा। क्यों हाई डेल्टा चाहिए, क्योंकि डेल्टा हमें इतना चाहिए 90 डिग्री के क्लोज पहुंचा सके। एक बार अगर डेल्टा 90 डिग्री के क्लोज पहुंचा गए तो यहाँ पे अच्छा खासा टॉर्क हमें देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही बात ये, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्यों बार बार कोशिश कर रहे हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक, जो मैंने पीछे जो मैंने इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको दिखाई कि आखिर क्यों हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज गुड फॉर हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है, जबकि आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हिस्टैरिसीस मोटर। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ लैग होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 90 डिग्री। 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 आपका मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद अगेन वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म करते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे हमने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कर पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अच्छा एक तरीके से और समझा सकते हैं कि सर टॉर्क कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई टॉर्क अगर फॉर्मूले की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, पावर अपॉन ओमेगा एस होती है। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ कहो इस बात पे, ठीक है। अब ये पावर कौन सी है, दिस इज योर हिस्टैरिसीस पावर। और हम सब जानते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, हमने जिंदगी भर किताबों में रटा है अशफाक हुसैन और अलग अलग किताबों से कि भैया हिस्टैरिसीस लॉसेज आर कांस्टेंट लॉसेज जो कि लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं। याद है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस, पूरी जिंदगी ये याद करा है, जो कि कांस्टेंट रहते हैं फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि ये कांस्टेंट लॉसेज हैं तो हिस्टैरिसीस लॉस कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग एनएस की स्पीड से चला रहे हैं, तो टॉर्क भी कांस्टेंट होगा। तो एक तरीका ये भी है इसको समझाने का। तो आई होप सारे पॉइंट, सारे एंगल, सारे पर्सपेक्टिव क्लियर हो गए होंगे हिस्टैरिसीस मोटर के। ना अगर हम यूनिक फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्यों खरीदें, अगर तुम्हें इसे माल को बेचना पड़े, अगर आपको हिस्टैरिसीस मोटर मार्केट में बेचनी पड़ जाए, सेल्स की जॉब करोगे, तो क्या क्या फीचर गिनाओगे। तो पहला फीचर भैया कि ये कांस्टेंट टॉर्क देता है एनआर इक्वल टू 0 से लेके एनआर इक्वल टू एनएस तक, यानी कि 0 से लेके स्टार्ट होने से लेके सिंक्रोनस स्पीड तक भी अगर तुम इसे चलाओगे तब भी कांस्टेंट टॉर्क देगा। एक ये खूबी है जिसकी वजह से ये मोटर दूना-दून बिकेगी। दूसरी इसकी फीचर है कि सिंक्रोनाइज विद एनी लोड स्पीड एस टी, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कोई भी लोड स्पीड पे ले आओ, ये जो सिंक्रोनाइज इजीली हो जाएगी। तुम इससे कहोगे क्या 40 की स्पीड चली, कहीं हाँ हाँ हाँ, तुम कहोगे 100 पे चली, कहीं हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि टॉर्क जो है वो एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, रोटर की स्पीड पे टॉर्क का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि भाई 0 से लेके एनएस तक कांस्टेंट टॉर्क मिलेगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वाइट ऑपरेशन ड्यू टू स्मूथ रोटर। अब भैया ये इतनी बढ़िया मशीन होती है ना कि इसको चला दोगे तुम्हें आवाज ही नहीं लगेगी मशीन चल रही है। जैसे आवाज आती है, क्यों आती है आवाज, साउंड हमेशा तब क्रिएट होती है जब डिस्टर्बेंसेज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा रोटर है, कोई मशीन लेके आ रहे हो जिसके अंदर रोटर में टीथ बने हुए हैं इस तरीके से, तो भाई जब ये घूमेंगे तो ये क्या होंगे, यहाँ की जो एयर होगी ना उसको कट करेंगे, एयर इनसे टकराएगी, वुश वुश ऐसे करके टकराएगी ना, तो यहाँ से क्या होगा, साउंड क्रिएट होती है, साउंड पॉल्यूशन होगा, बहुत तेज ऐसे करके आवाजें निकल के आएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्टैरिसीस मोटर की, यार बड़ा स्मूथ रोटर है, ठीक है। अब स्मूथ रोटर है तो एयर ऐसे पास मक्खन की तरह इसके ऊपर से फ्लो करती चली है, किसी भी तरीके की साउंड क्रिएट नहीं होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए क्वाइट ऑपरेशन, यहाँ पे मैं तुम्हारी मशीन खरीद लूंगा, मतलब आप अपने कमरे में सो रहे हो और आपने अगर टेबल फैन में हिस्टैरिसीस मोटर लगा के उसको चला दिया तो बिल्कुल आवाज ही क्रिएट नहीं होगी। हाँ पंखे की होगी, मोटर की आवाज नहीं होगी, पंखा तो यार काटेगा ना। वाह। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। भाई देखो सीधी सी बात है, जब इसके अंदर किसी तरीके का टीथ नहीं है, ऐसा कुछ उभरा हुआ नहीं है, सेलिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ना तो मैकेनिकल वाइब्रेशन होंगे और ना ही यहाँ पे मैग्नेटिक वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो ना तो मैकेनिकल ना ही मैग्नेटिक वाइब्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज लो इनर्शिया। नाउ लो इनर्शिया से फायदा क्या होता है कि तुम इसे इजीली एक्सलेट कर रहे हो, क्विकली एक्सलेट कर सकते हो, जिसका इनर्शिया कम होता है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल रबड़ की बॉल है, जरा सा मारोगे बहुत तेज जाएगी, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो लो इनर्शिया का फायदा क्या होता है, लो इनर्शिया कैसे कर पा रहे थे, लो इनर्शिया करने के चक्कर में ही तो याद आया तुम्हें, रोटर के अंदर का हमने मैग्नेट जो है बाहर फेंक दिया था निकाल के, और अंदर का जो मटेरियल था वो नॉन मैग्नेटिक ले लिया था, क्योंकि देखो मैग्नेटिक मटेरियल जनरली हैवी होते हैं थोड़े से। तो अगर हम नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि हमें केवल आउटर शेल में मैग्नेटिक चाहिए था, तो इसीलिए रोटर का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था इसमें आउटर शेल में मैग्नेटिक था और इनर शेल जो थी वो नॉन मैग्नेटिक थी, ठीक है। तो वो इसीलिए थी क्योंकि हमें नॉन मैग्नेटिक से हमने इनर्शिया को कम करना था। तो इनर्शिया को कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अंदर का मैग्नेट हटा के नॉन मैग्नेटिक लगा दिया, और आउटर जो मैग्नेट है वो काम कर देगा हिस्टैरिसीस टॉर्क बनाने का।
नाउ ये सारा का सारा लगभग खत्म हो गया। आई होप इसमें किसी भी तरह की डाउट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने हिस्टैरिसीस मोटर कवर कर दी। नाउ आप थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छे से, अरे अरे एप्लीकेशन छूट गया भाई, सर क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन और रह गया, जरा एक पार्ट और देख लेते हैं यार। अगर एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो ये सबको पता है एप्लीकेशन क्या क्या है भाई इसका। हिस्टैरिसीस मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो घड़ी में ही करते हैं। टेप रिकॉर्डर मैंने शुरुआत में ही बता दिया था लेक्चर के। एंड देन ऑडियो डिवाइसेस, तो ऑडियो डिवाइसेस जितनी भी होती हैं जिनमें मशीन्स यूज हो रही होती है, तो उनमें जनरली क्या होता है, हम चाहते हैं कि भाई ये कांस्टेंट टॉर्क मोटर ले, स्पीड कैसी भी हो टॉर्क कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑडियो टेप में, ऑडियो सिस्टम जो भी है उनमें जो मशीन यूज होती है मोटर मेनली, वो हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर को प्रेफर करते हैं, और वही काम हम इलेक्ट्रिक क्लॉक में करते हैं। ना अब लेक्चर लगभग खत्म हो गया, सब कुछ हो गया भाई, अब कुछ नहीं बचा है, एप्लीकेशन भी हो गई, लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रह गया कि हम क्या करें, थोड़ा सा यार जरा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिससे कि एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है भैया, इन हिस्टैरिसीस मोटर हायर द हिस्टैरिसीस लूप। अब हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर अगर हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा होगा तो क्या स्पीड ज्यादा होगी, नहीं, स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है। हायर द टॉर्क, हाँ भाई ये बी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलर द स्पीड स्मॉलर द टॉर्क, नहीं नहीं ये सब बेकार है। तो फर्स्ट वाले का, यानी कि अगर हिस्टैरिसीस मोटर की बात करते हैं और हिस्टैरिसीस लूप बहुत ज्यादा है तो हायर दी टॉर्क। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टॉर्क इज कांस्टेंट बिकॉज, अब मोटर के अंदर टॉर्क कांस्टेंट क्यों रहा है, जरा इसका आंसर आप लोग अपने कॉपी पे जरा निकालो जरा, जिन लोगों के पास है, ठीक है। मैं बस आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देख के तुरंत आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो आई होप जिनको आता होगा उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने इस लेक्चर पूरा देखा है वो इन्होंने बता दिया होगा। तो मोटर का जो टॉर्क कांस्टेंट इस वजह से है क्योंकि मोटर रोटेटेड कांस्टेंट आरपीएम, नहीं नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है। सेकंड ऑप्शन, मोटर है फिक्स मैग्नेटाइजिंग करंट, नहीं नहीं ये भी कोई रीजन नहीं है। थर्ड ऑप्शन, मोटर इज कांस्टेंट हिस्टैरिसीस लॉसेस, हाँ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉर्क इक्वल टू हिस्टैरिसीस लॉसेस डिवाइड बाई ओमेगा एस। अब क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉसेस आर कांस्टेंट तो इसीलिए मोटर का टॉर्क भी कांस्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द टॉर्क जनरेटेड बाय हिस्टैरिसीस मोटर इज कांस्टेंट। नाउ अगेन इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा दिया गया, ये कहना है कि भाई टॉर्क क्यों कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रही कांस्टेंट। अब यहाँ पूछा गया था क्यों कांस्टेंट है भाई, क्यों कांस्टेंट है, और यहाँ पूछा है कब तक कांस्टेंट रहेगा, कब, अरे कब, कब तक, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो इस कांस्टेंट, क्या हमेशा टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, नहीं नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं जरा इसको चेक करते हैं। टिल एन इक्वल टू जीरो, अरे एन इक्वल टू जीरो पे तो मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई, तो ये वाला गलत हो गया। टिल एन इक्वल टू एन एस, हाँ ये सही लग रहा है यार, ठीक है। तो मोटर का टॉर्क फॉर एन ग्रेटर देन एन एस, नहीं नहीं भाई ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि टॉर्क एन एस पे जाके ऐसे गिर जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ऑलवेज वाला भी गलत ऑप्शन है, एन इक्वल नील ये भी गलत ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज सी। क्यों, क्योंकि अभी हमने सीखा था कर्व इसका जब बनाया था तो कर्व ऐसा कुछ निकल के आया था, तो एन इक्वल टू एन एस तक ये कांस्टेंट टॉर्क हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मैग्नेटिक मेटल दैट सूट्स हिस्टैरिसीस मोटर, अब कौन सा मैग्नेटिक मेटल सूट करेगा, ये देखो पहली स्लाइड आ गई। आइडियल नहीं, आइडियल तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। हार्ड, हाँ भैया हार्ड सूट करेगा। सॉफ्ट, सॉफ्ट भी सूट नहीं करेगा। नॉन मैग्नेटिक भी सूट नहीं करेगा। तो हिस्टैरिसीस मोटर अगर बनाना चाहते हो बढ़िया हिस्टैरिसीस मोटर जो काफी महंगी बिके, तो उसके लिए आपको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को चुनना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है। नाउ अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो मैंने कल मैं बता रहा था, अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो हिस्टैरिसीस के ऊपर ये दोनों लेक्चर देख डालो, बिल्कुल धुआं निकल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आगे पिछले सब क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में जानना चाहते हो बड़ा डिटेल में तो लेफ्ट वाला देख लो, और अगर हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो।